फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसकी शेष जो विधियां बची हुई थी उनका अध्ययन करेंगे। जो मित्र हमारे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शिक्षा शास्त्र की प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मतलब कि स्पष्ट और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाला चैनल साबित होगा। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक SSDYA है, वहाँ से भी आप जाके सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र BEd टेट की तैयारी कर रहे हैं, BEd MAd DLED की एग्ज़ाम जिनको देने हैं वो भी यहाँ से सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं। जो ये टॉप हमारा पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मनोविज्ञान का पेपर हमने स्टार्ट किया है और इसको मई मंथ में ही हम कंप्लीट कराने के पूरी कोशिश में हैं। इसके बाद हम अपना फिलॉसफी का पेपर उठाएंगे। तो जो छात्र जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि डाले गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है, चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो पहली जो विधि है हमारी, इसके पहले हम कई विधियां पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था हमने। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें से जो पहली विधि है वो हमारी तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो तुलनात्मक विधि क्या होती है? मनोविज्ञान में प्रायः पशु पक्षियों और मनुष्यों के विभिन्न समूहों के बीच जो भिन्न भिन्न व्यवहार होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न व्यवहार करता है। प्रत्येक पशु पक्षी भी दूसरे पशु पक्षी की तुलना में भिन्न यानी कि अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। तो इन व्यवहारों की तुलना करनी जो हमको मनोविज्ञान के अंतर्गत करनी पड़ती है, इन व्यवहारों की तुलना, इसे ही तुलनात्मक विधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रायः जो बहुत से पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उनके व्यवहारों की तुलना जब हम किसी दूसरे पशु पक्षी, दूसरे मनुष्य से करते हैं तो इसे ही तुलनात्मक विधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तुलनात्मक विधि के जो चरण हैं, कैसे तुलना करेंगे, तो उनके संबंध में जानकारी ले लेते हैं। तुलनात्मक विधि के पद कौन से हैं? तो पहला जो पद है वो है तुलनात्मक व्यवहारों का क्षेत्र निश्चित करना। हमें ये निश्चित करना होता है कि किस व्यक्ति के, किसी पशु या पक्षी के किस व्यवहार का अध्ययन हमें करना है, वो हमें निश्चित करना है पहले। ठीक है, दूसरा फिर क्या करना है? तुलना के मापदंड तय करना। ठीक है, हम जो तुलना करने जा रहे हैं जिस व्यवहार की, तो किन मानकों के आधार पे, वो हमारे मानदंड क्या हैं, किन आधार पे हम उस व्यवहार की तुलना करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका हमने पहले से कोई मापदंड ले रखा होगा, मानक बना रखा होगा कि हमको इसके आधार पर ही इस व्यक्ति के, इस पशु पक्षी के व्यवहार की तुलना करनी है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है? मापदंडों के आधार पर व्यवहारों की तुलना का परिणाम लिखना है। ठीक है, जो मापदंड हमने ले रखा है और जिस व्यक्ति पशु के व्यवहार की तुलना हम उस मापदंड के आधार पे कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते जाएंगे, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है वो है परिणामों की व्याख्या करना। जो भी लिखने के उपरांत परिणाम निकल के आता है, जो मूल्यांकन करने के पश्चात जो रिजल्ट हमारे हाथ में आता है उसकी व्याख्या करना, ये सबसे अंतिम चरण है। ठीक है, तो तुलनात्मक विधि समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले विधि की तरफ। अगली विधि है हमारी मनोविश्लेषण विधि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, तो देख लेते हैं क्या है। वियना के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, वियना के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, फ्रायड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं ये हमारे साइकोलॉजी के अंतर्गत। इन्होंने क्या बताया कि मन के 3 स्तर होते हैं। सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया कि मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, कॉन्शियस और ये अचेतन मीन्स अनकॉन्शियस और अर्धचेतन मीन्स सबकॉन्शियस। ठीक है, अचेतन मन व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं का पुंज होता है। जो अचेतन मन होता है ये क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति की जितनी भी अतृप्त मतलब जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है उन सारी इच्छाओं का यहाँ पे पुंज मतलब एक समूह। ठीक है, जो हमारा अचेतन मन होता है वहाँ पर हमारी समस्त वो इच्छाएं संग्रहित होती हैं, उनका संग्रह होता है अवचेतन मन में, जो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं। ठीक है, ये अतृप्त इच्छाएं, ये जो भी अतृप्त इच्छाएं हैं, ये अवसर पाकर, जब भी इनको अवसर मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगी, क्रियाशील हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये अतृप्त इच्छाएं ऐसी इच्छाएं हैं
जिनको समाज स्वीकृति नहीं देता है। ठीक है, ऐसी इच्छाएं जिनकी समाज स्वीकृति नहीं देता है, लेकिन जैसे ही अवसर किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो अपनी इन इच्छाओं की तृप्ति का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि वो अतृप्त इच्छाएं क्रियाशील हो जाती हैं। मानव का व्यवहार सबसे अधिक अचेतन मन से प्रभावित होता है। मानव जो भी उसका व्यक्तित्व जैसा भी है, वो जैसे भी व्यवहार करता है समाज में, वो सबसे अधिक किस मन से प्रभावित है? अचेतन मन से। और मन के कितने स्तर बताए इन्होंने? 3, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। लेकिन जो मानव का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो स्तर है मन का, वो कौन सा है? अचेतन मन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए देख लेते हैं मनोविश्लेषण विधि के पद कौन से हैं, किन के आधार पर मनोविश्लेषण किया जाएगा। तो जो पहला पद है वो हमारा क्या है? सर्वप्रथम विषयी को उस मानसिक स्थिति में लाया जाता है। जो विषयी मतलब जिसका अध्ययन करने के लिए जिस व्यक्ति को या जिस कह सकते हैं पशु को हमने अध्ययन करने के लिए अपने एक विषयी के तौर पे एक कह सकते हैं कि जैसे उसमें शोध में क्या होता है, हम एक न्यादर्श ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। वैसे ही मनोविज्ञान में भी हमने एक न्यादर्श ले लिया है, एक सैंपल ले लिया है कि हमको इस व्यक्ति का इस समूह का ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? उसे विषयी बोला जाता है मनोविज्ञान में। तो उस विषयी को उस मानसिक स्थिति में लाया जाता है जिस मानसिक स्थिति का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अगर हमें क्रोध की स्थिति का अध्ययन करना है तो विषयी को हम क्रोध में लाएंगे। ठीक है, अगर हम विषयी के सहयोग और करुणा की भावना का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसे सहयोग और करुणा की भावना की दशा में ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सर्वप्रथम विषयी को उस मानसिक स्थिति में लाना जिस स्थिति का अध्ययन हमें करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखना एवं समझना। उस स्थिति में, जिस स्थिति में हम उसको लाए, अगर हम किसी व्यक्ति के ये देखना चाहते हैं कि इसका क्रोध कितने स्तर तक जा सकता है, ये क्रोध में कौन से कैसा व्यवहार कर सकता है, मर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना है तो हम उसके क्रोध को उतने वेग से बढ़ाने का प्रयास करेंगे उस। ठीक है, और फिर देखेंगे कि वो उस व्यवहार में कैसा अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, मारेगा या मतलब कि लाल हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, कांपना शुरू कर देगा, क्या करता है। ये सारे व्यवहारों को हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या है? प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। जो प्रतिक्रिया उसके क्रोध की दशा में हो रही हैं उनका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन? गहन अध्ययन करेंगे। और गहन अध्ययन करने के पश्चात क्या करेंगे? कारणों का पता लगाना कि व्यक्ति इतना अधिक क्रोधित क्यों हो गया। ठीक है, इन कारणों का पता लगाएं। क्यों प्रकार का जो हमारा सवाल बनता है कि आखिर क्यों ऐसी सामान्य दशा में एक सामान्य मनुष्य कैसा व्यवहार करता और इस व्यक्ति ने कैसा व्यवहार प्रकट किया, तो ऐसा क्यों किया उसने, तो इन कारणों का पता लगाएंगे हम। ठीक है, हो सकता है उस व्यक्ति ने क्रोध ना किया हो, क्रोध की दशा में हम उसको ले गए लेकिन फिर भी उसने क्रोध नहीं किया, तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति ने क्रोध क्यों नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने उस व्यक्ति को ऐसी दशाएं दी, इस प्रकार का उसके सामने वातावरण उपस्थित कर दिया कि उसको अत्यधिक क्रोध आ गया। तो ये देखना होता है कि क्रोध में वो कहाँ तक कौन सी प्रतिक्रिया को कार्य रूप में परिणित कर सकता है, यानी कि क्या मार पिटाई कर सकता है, मारना पीटने वाला काम करेगा, या फिर इसके अलावा जो कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग करेगा। तो ये सारी दशाओं का हम अध्ययन करेंगे किसमें? मनोविश्लेषण विधि में। हमने सिर्फ आपके क्रोध के भावना का यहाँ पे विश्लेषण किया है, जबकि हमने दूसरी बात भी बताई कि सहयोग और करुणा की भावना का विश्लेषण भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीसरी विधि कौन सी है? वो है परीक्षण विधि। जिस शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की रुचि, अवधान, स्मृति, बुद्धिलब्धि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व के मापन के लिए परीक्षणों के प्रयोग को ही परीक्षण विधि कहते हैं। जब हम क्या करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, बच्चों की रुचि, अध्ययन, अवधान, उनकी बुद्धिलब्धि, अभिक्षमता, इन सब चीज़ों का मापन करते हैं और इस मापन के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उसे हम परीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, परीक्षण विधि के साथ इनके मूल्यांकन की विधियों का भी विकास किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि बुद्धिलब्धि का अगर अध्ययन करना है तो बुद्धिलब्धि का सिर्फ क्वेश्चनायर या कह सकते हैं परीक्षण ही नहीं दिया, बल्कि उस परीक्षण को कैसे करना है इसके सारे निर्देश और उसके उत्तर कुंजी, मूल्यांकन की विधियाँ, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने तैयार की हैं। ठीक है,
तो ये परीक्षण विधि हो गई हमारी। अब परीक्षण विधि के पद क्या हैं ये देख लेते हैं। जो पहला पद है वो है सर्वप्रथम विषयी को सामान्य मानसिक स्थिति में लाना, यानी कि विषयी को बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में ले आना, बिल्कुल नॉर्मल कर देना। पहले उसे नॉर्मल करेंगे छात्र को या कह सकते हैं जिसको भी हमने अपने अध्ययन का विषय चुना है, व्यक्ति हो सकता है या कोई पशु हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमने फिर पॉइंट क्या है हमारा, वो है परीक्षण के निर्देश स्पष्ट करना। फिर हमें उस व्यक्ति को ये बताना है कि परीक्षण कैसे देना है, परीक्षण की क्या शर्तें हैं, ये निर्देश उसको देना है। फिर तीसरे नंबर पे है परीक्षण सामग्री का वितरण। जो परीक्षण सामग्री हमने तैयार कर रखी है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या फिर प्रश्न पत्र के रूप में हो, उसका वितरण करेंगे कक्षा में। एवं प्रारंभ करने का निर्देश देना कि अब आप परीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, अब आप लेखन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का निर्देश देना। फिर चौथा पॉइंट क्या है, प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। जो प्रतिक्रिया जिस समय पर विषय के द्वारा दी जा रही है, व्यक्ति के द्वारा प्रकट की जा रही है, उसको क्या करना, उसका विश्लेषण करना और फिर उसके आधार पर भविष्य कथन करना, ठीक है, भविष्यवाणी करना कि इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की योग्यता, इस प्रकार की क्षमता, इस प्रकार की बुद्धिलब्धि के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भविष्य में ये किस चीज़ में इसकी रुचि अधिक होगी या किस क्षेत्र में इसका विकास अधिक होगा, ये तय करना, ठीक है। तो परीक्षण विधि हो गई हमारी। अब देख लेते हैं समाज मिति विधि। समाज मिति विधि क्या है, मोरनो एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने व्यक्तियों के समूहों की संरचना का अध्ययन करने के लिए, मोरनो ने क्या किया, व्यक्तियों के समूहों की संरचना का अध्ययन करने के लिए और किसी समूह में उस व्यक्ति विशेष की स्थिति को जानने के लिए एक प्रविधि का विकास किया, जिसे समाज मिति विधि कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, व्यक्तियों के समूहों की संरचना, व्यक्ति किस प्रकार से समूह का निर्माण करता है, इसका अध्ययन, और किसी समूह में किसी एक व्यक्ति की स्थिति क्या है। जैसे कि छात्र समूह है तो छात्र समूह सभी छात्रों का समूह हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की बात अगर हम करें तो उस समूह में उसकी क्या स्थिति है, किस पोजीशन में है, सबसे पिछड़ा हुआ तो नहीं है या उस समूह का नेता तो नहीं है। तो ये स्थिति जानने के लिए एक प्रविधि का विकास किया मोरनो जी ने, जिसे समाज मिति विधि कहते हैं, ठीक है। इस विधि में समाज की संरचना, आदर्श, विश्वास और मूल्य के संबंध में प्रश्न होते हैं। जो समाज मिति विधि है, इसमें क्या होता है, समाज की संरचना किस प्रकार से, जो स्ट्रक्चर है समाज का वो कैसा है, समाज के आदर्श क्या है, विश्वास क्या है समाज का, उस जिस समाज का अध्ययन वो करने के लिए उसने अपना विषय बनाया है, उस समाज के मूल्य क्या हैं, इस सब के संबंध में प्रश्नावली तैयार करता है, प्रश्न तैयार करता है वो। और विषय को राय जानने के लिए 5 या 7 बिंदु स्केल दिया जाता है। जिस विषय को उसने उस समूह का अध्ययन करने के लिए चुना होता है, उसको एक स्केल दे दिया जाता है कि आपको प्रश्नों का उत्तर इन स्केल के माध्यम से देना है, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, ऐसे करके सत्य असत्य ऐसे, या फिर उदासीन, ऐसे करके जो स्केल बना होता है उसके आधार पे उसके उत्तर देने के लिए उसको निर्देश दिया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं समाज मिति विधि के पद क्या हैं। तो समाज मिति विधि के पहला जो पद है वो क्या है, सर्वप्रथम विषय के सामाजिक पक्ष को निश्चित किया जाता है। सामाजिक पक्ष, किस सामाजिक पक्ष के अध्ययन हम समाज मिति विधि के अंतर्गत करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम इसको निश्चित कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रश्नावली का वितरण। जो प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसका उत्तर हमें स्केल मापनी पे लेना है, उसका वितरण किया जाएगा। फिर क्या है, जिसमें प्रतिक्रियाओं का अंकन, यानी कि उस स्केल में ही, उस प्रश्नावली में ही प्रतिक्रियाओं के अंकित करने का स्थान भी दिया गया होता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, प्रतिक्रियाओं के आधार पर, जो प्रतिक्रिया, जो उत्तर मिल रहे हैं उनके आधार पर व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति के बारे में निर्णय लेना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए सामाजिक मिति विधि के, और ये हमारे मनोविज्ञान के जो भी अध्ययन विधियाँ हैं वो उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। अब अगली बार जो वीडियो आएगा आपके लिए तो वो अभिवृद्धि और विकास पर होगा। नया टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, ठीक है। तो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में देने वाले हैं आपको। तब तक आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये ठीक है,
समझ में आ रहा है, उपयोगी है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा चैनल को, और अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, जिससे कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं कुछ बढ़ें, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।